हाय गाइस, वेलकम इन टारगेट स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ ही मंजीत सिंह। और इस वीडियो में आज मैं आप लोग के लिए लाया हुआ हूँ बहुत ही अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द अप्रूवल ऑफ वर्क। किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमें अप्रूवल लेना होता है उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन जो है वो अप्रूवल की स्टेप में आता है। बट इसमें सबसे पहले कौन सा आता है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि सेकंड कौन सा स्टेप होता है, थर्ड कौन सा स्टेप होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ये फर्स्ट स्टेप में आता है आपका। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप में आता है वो आता है एक्सपेंडिचर अप्रूवल। ये सेकेंड नंबर पे आता है, एक्सपेंडिचर अप्रूवल। ठीक है। थर्ड नंबर की अगर बात किया जाए तो टेक्निकल सेंक्शन आता है, ये है आपका थर्ड नंबर पे आता है। और उसके बाद एप्रोप्रिएशन आता है फोर्थ नंबर पे। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ही पूछा गया था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट व्हाट इज रिक्वायर्ड। प्राकलन करने के लिए क्या आवश्यक है। देखो, यहाँ पर एस्टीमेट का मतलब ये होता है टोटल कॉस्ट निकालना। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, एस्टीमेट का मीन्स यही है कि टोटल कॉस्ट निकालना। ठीक है। तो जब भी हम किसी भी वर्क का टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन में दिया गया है। एक तो स्पेसिफिकेशंस, दूसरा रेट ऑफ आइटम्स एंड तीसरा ड्राइंग। तो यहाँ पर आपका जो है वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। देखो, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हम कार्य को करने जा रहे हैं उस पर जितने भी मटेरियल लग रहे हैं उनके क्या स्पेसिफिकेशन है, उनके क्या क्वालिटी है। तो उस कार्य की क्वालिटी या वहाँ पे यूज होने वाले मटेरियल की क्वालिटी को स्पेसिफिकेशन कहते हैं। दूसरा है रेट ऑफ आइटम्स। तो रेट ऑफ आइटम्स का मतलब ये होता है कि उस आइटम्स का प्रेजेंट रेट क्या है। तो जब तक हमें प्रेजेंट रेट नहीं मालूम रहेगा उस मटेरियल की या वहाँ पर वर्कर जितने भी लगे हुए हैं उनका, तब तक हम एस्टीमेट नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर है ड्राइंग। ड्राइंग में आपको हमेशा प्लान और एलिवेशन या क्रॉस सेक्शन उसका विस्तृत रूप से पूरा जो है ड्राइंग दिया रहेगा। जब तक वो नहीं दिया जाएगा तब तक हम वहाँ पर एस्टीमेट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, एस्टीमेट का मतलब तो होता है क्वांटिटी निकालना, बट यहाँ पर एस्टीमेट का मतलब जो है वो पूरा टोटल कॉस्ट से लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आपका वो डी सही रहेगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्पेसिफिकेशन क्या है, रेट ऑफ आइटम क्या है एंड ड्राइंग क्या है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर्स इन केस ऑफ। माप की इकाई के मामले में वर्ग मीटर क्या है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऊपर दिया गया है स्क्वायर मीटर और नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो इस पॉइंट में से आपको ये बताना है कि किसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको चारों के ऑप्शन के बारे में बता दे रहा हूँ। देखो, जो पॉइंटिंग वर्क होता है, जो पॉइंटिंग वर्क होता है इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। पॉइंटिंग वर्क यानी पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर केवल लिखा है आरसीसी स्ट्रक्चर। पूरा इसने डिटेल में नहीं लिखा है, पूरा डिटेल में इसने नहीं लिखा। तो आरसीसी स्ट्रक्चर जो है आपका वो क्यूबिक मीटर भी हो सकता है। ठीक है। तो क्यूबिक मीटर है। तीसरा है हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब।
ठीक है। एंड लास्ट सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मैंने चारों का यूनिट जो है आपको बता दिया है, चारों याद रखिए, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पॉइंटिंग वर्क का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर का ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग हुक एट बोथ द एंड्स इज। मान लीजिए कोई स्टील बार है, ठीक है, स्टील बार है और उसकी टोटल लंबाई मान लीजिए एल दिया गया है, तो उसके किनारे पर जो हुक लगाते हैं वो कितना लेकर चलते हैं, हुक और उस स्टील बार की पूरी लंबाई लेकर के अगर चले तो क्या लंबाई होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे हमेशा। तो L+18D होता है, L+18D होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज what is a building called when the outer face of any of its wall is on the street boundary। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि बिल्डिंग लॉ के अनुसार जैसे कोई आपका बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का जो बाहर वाला एक दीवार है वो किसी स्ट्रीट के यानी किसी स्ट्रीट पे है, उसका जो बिल्डिंग का बाउंड्री है वो बाउंड्री किसी स्ट्रीट पे है, किसी गली की सीमा पर अगर है तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिए, उसे बोलते हैं एबट। यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट दिया गया है एबट, यानी कि कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है तो बिल्डिंग का जो बिल्डिंग के बाई अकॉर्डिंग उसके नियम के अनुसार जो है किसी भी उसकी एक दीवार का जो बाहरी हिस्सा हो वो अगर गली की सीमा से जुड़ा हुआ होता है तो उस कंस्ट्रक्शन को एबट बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल इज कॉल्ड। देखिए, जो बिल्डिंग का कवर्ड एरिया होता है किसी भी इमारत में फर्श के स्तर पर मापी गई आवृत क्षेत्रफल क्या कहलाता है, इसके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर प्लिंथ एरिया है। प्लिंथ एरिया क्या होता है, देखिए, प्लिंथ एरिया जो बेसमेंट होता है या उसके ऊपर जो फ्लोर लेवल होता है वो जितना एरिया को कवर करता है वह उसका कहलाता है प्लिंथ एरिया, ठीक है। इसमें अगर कभी मान लीजिए जो प्लिंथ बना हुआ है उसमें कोई ऑफसेट दिया गया है तो उस ऑफसेट को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल, प्लिंथ एरिया, ठीक है। तो किसी भी बिल्डिंग का जो है उसका जो फर्श है, फर्श का जो एरिया होता है वही आपका प्लिंथ एरिया कहलाता है, जितना वो उसको कवर किया हुआ रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्लोर एरिया रेशियो फॉर। एफ आर का मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशियो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, टोटल कवर्ड एरिया अपान में प्लॉट एरिया। कवर्ड एरिया मैंने अभी आपको बताया, जितना आपका वो प्लिंथ एरिया है जिस एरिया में आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जितना हमारा प्लॉट का एरिया होता है उस पूरे एरिया पे हम जो है बिल्डिंग को बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए ये पूरा प्लॉट है आपका, ये पूरा प्लॉट है, तो इस प्लॉट में जो है पूरे प्लॉट पे तो बनाएंगे नहीं, मान लो इतने पोर्शन में जो है बिल्डिंग को बनाया गया है, तो ये आपका कवर्ड एरिया हो गया और बाकी ये पूरा टोटल एरिया क्या है, प्लॉट एरिया। तो यहाँ पर फ्लोर एरिया रेशियो कैसे निकालते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो निकालने का फॉर्मूला है टोटल कवर्ड एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया, जो ऑप्शन डी है वही सही है इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर। द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग। सेंटर लाइन मेथड हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है पॉलीगोनल बिल्डिंग ओनली, दूसरा है सर्कुलर, हेक्सागोनल एंड अदर जियोमेट्रिक शेप्स, थर्ड नंबर है
सर्कुलर बिल्डिंग ओनली, डी नंबर है हेक्सागोनल बिल्डिंग ओनली। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी में सर्कुलर में भी, हेक्सागोनल में भी और अदर जियोमेट्रिक शेप्स में भी सेंटर लाइन मेथड का यूज किया जा सकता है। इस मेथड में क्या करते हैं कि चाहे सर्कुलर शेप में दिया गया हो या हेक्सागोनल में दिया गया हो या कोई भी जियोमेट्रिक शेप में दिया गया हो, उसका हम सेंटर लाइन की लंबाई निकाल लेते हैं। उस सेंटर लाइन के लंबाई में वहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है उसके ब्रिथ का मल्टीप्लाई और थिकनेस का मल्टीप्लाई करके वहाँ का वॉल्यूम यानी आयतन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1956। भार और भाप के मानक तथा मानक अधिनियम जो 1956 है उसके अनुसार दूरी के मापन की इकाई क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो डिस्टेंस है उसका यूनिट क्या होता है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, किसके अकॉर्डिंग, वेट एंड मेजर्स एक्ट 1956 का एक इस अधिनियम के तहत जो है दूरी के मापने की जो इकाई बताया गया है वो मीटर और सेंटीमीटर बताया गया है। तो जो ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि 1956 का नियम के अधिनियम के तहत जो बनाया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो दूरी के मापन की इकाई होती है यानी कि द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर एंड सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। नंबर 10 क्वेश्चन, डिडक्शन फॉर प्लास्टरिंग फॉर ओपनिंग हैविंग एरिया ग्रेटर देन 0.5 स्क्वायर मीटर एंड लेस देन 3 स्क्वायर मीटर। अगर मान लीजिए कोई एरिया है जिसका जो कि 0.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और 3 स्क्वायर मीटर से कम है। ठीक है, यहाँ पर 0.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और 3 स्क्वायर मीटर से कम है, तो वहाँ पर प्लास्टर के लिए कितना डिडक्शन होगा, कितना कटौती होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मेड फॉर वन साइड ऑफ द वॉल एंड द जैम सॉफिट एंड सिल्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि दीवार और चौखट के एक पक्ष को शामिल किया गया तथा सॉफिट तथा जो दहलीज है यानी सॉफिट और सील्स जो है उसके लिए उसको नहीं ऐड किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एस्टिमेशन द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर द सेम इन। प्राकलन में निम्नलिखित में से किसमें मदों की मात्राएं समान होती है। देखो यहाँ पर हर एक ऑप्शन में दो दो आइटम्स दिए गए हैं, यानी दो दो जो है मद दिए गए हैं। उन दोनों मदों में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें उन दोनों मदों का जो यूनिट है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन में वुड वर्क दिया गया है एंड पेंटिंग ऑन वुड वर्क। ठीक है, तो हमें मालूम है कि वुड वर्क का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। ठीक है, पेंटिंग ऑन वुड वर्क इसका मीटर स्क्वायर होता है और इसका मीटर क्यूब होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेम नहीं है। बी ऑप्शन की बात करूं तो प्लास्टरिंग का भी यूनिट मीटर स्क्वायर होता है एंड वाइट वॉशिंग का भी यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दोनों मद दिए गए हैं, दोनों का यूनिट क्या क्या होता है, मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तीसरे की बात करूँ ऑप्शन का, डैम प्रूफ कोर्स, इसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है एंड प्लिंथ वॉल जो होता है उसका मीटर क्यूब होता है। तो ये दोनों मद का अलग अलग दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन डी भी कुछ इसी प्रकार है। तो यानी हमें ऑप्शन बी मिल गया यहाँ पर, प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग, जिसमें दोनों का ही यूनिट मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वांटिटी ऑफ स्टील बार इन बार बेंडिंग शेड्यूल इज कैलकुलेटेड इन। जो बार बेंडिंग शेड्यूल है उसमें स्टील बार की जो क्वांटिटी है वो किस में मेजरमेंट की जाती है? मीटर में नहीं की जाएगी, ग्राम में नहीं किया जाएगा, नंबर ऑफ फुल लेंथ स्टील रॉड नहीं किया जाएगा, किलोग्राम तो किलोग्राम में किया जाएगा। ये किस में किया जाएगा? किलोग्राम में। तो आप याद रखिए कि बीबीएस में यानी बार बेंडिंग शेड्यूल में स्टील बार का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। स्टील बार की यूनिट क्या लेके चलेंगे? किलोग्राम। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे, दीवार के लिए यानी द प्लिंथ प्रोजेक्शन फॉर द वॉल इज कैलकुलेटेड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो प्लिंथ प्रोजेक्शन होता है किसी भी दीवार का वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी दीवार का प्लिंथ प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है? देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये प्लिंथ है आपका और यहाँ बीच में दीवार बना हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया द प्लिंथ प्रोजेक्शन फॉर द वॉल इज कैलकुलेटेड। प्लिंथ प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इधर जो है डिस्टेंस आपका, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाता है प्रोजेक्शन। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, देखो मैं यहाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये जो लेंथ है आपका, इसको बोलते हैं प्लिंथ प्रोजेक्शन। एक इधर भी है और एक इधर भी है। ये जो ऑफसेट निकला हुआ है ना, इसी को बोलते हैं प्लिंथ प्रोजेक्शन। तो कैसे निकालते हैं? देखिए नीचे जो टोटल ब्रेड्थ ऑफ प्लिंथ दिया गया है, ये वाला वैल्यू, इसे ले लेते हैं, ठीक है। टोटल प्लिंथ का ब्रेड्थ ले लेंगे, इस ब्रेड्थ में से माइनस करेंगे ये जो दीवार है, इस दीवार का ब्रेड्थ माइनस करेंगे, यानी प्लिंथ का ब्रेड्थ ले लेंगे, इसमें माइनस करेंगे वॉल का ब्रेड्थ और डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको, क्योंकि यहाँ इधर भी ऑफसेट है और इधर भी ऑफसेट है, दोनों साइड प्रोजेक्शन है, हमें एक ही प्रोजेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? टोटल ये वाला लंबाई ले लेंगे, प्लिंथ का ब्रेड्थ ले लेंगे, इसमें दीवार का ये ब्रेड्थ माइनस करके बाई 2 कर देंगे, तो प्लिंथ प्रोजेक्शन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है, हाफ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेड्थ ऑफ प्लिंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ वॉल। तो देखो ब्रेड्थ ऑफ प्लिंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ वॉल, डिफरेंस बिटवीन ब्रेड्थ ऑफ प्लिंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ वॉल, इसका मतलब क्या है? P माइनस डब्ल्यू। प्लिंथ के ब्रेड्थ में से वॉल का ब्रेड्थ घटा देंगे, इसको डिफरेंट बोलते हैं, और हाफ का मतलब क्या होता है? बाई 2। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग इज नॉट डन इफ द एरिया ऑफ द ओपनिंग इज। इसको याद कर लीजिए, पहला ऑप्शन सही है, लेस देन 0.5 स्क्वायर मीटर, 0.5 मीटर स्क्वायर, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार ग्रेटर देन अगर पूछ लिया जाता है किसी क्वेश्चन में, तो ग्रेटर देन में कैसे लगाएंगे आप? 3 स्क्वायर मीटर। तो अकॉर्डिंग टू IS 1200, डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग इन डन फॉर बोथ द फेसेस इफ द एरिया ऑफ द ओपनिंग इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर मीटर। इसमें ऑप्शन ए सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चनों के साथ।